हेलो एवरीवन, मैं अंकुर मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों का एडुश्योर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है जेंडर। जेंडर से क्या है कि सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है, एक या दो क्वेश्चन सीडीपी में, और बाकी पोर्शन में भी कहीं ना कहीं जेंडर से क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। और आज हम लोग जेंडर के बारे में डिस्कशन करते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जेंडर को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि जेंडर और सेक्स में बहुत डिफरेंस है। जैसे दोनों को हिंदी में क्या कहते हैं? समझिए, दोनों को हिंदी में लिंग कहते हैं। अगर इंग्लिश में जाएं, जेंडर भी कहते हैं और सेक्स भी कहते हैं। ठीक है, जो ये सेक्स है ये कैसा है? ये बायोलॉजिकल टर्म है। कैसा है? ये बायोलॉजिकल है। और जेंडर क्या है हमारा? सोशियो कंस्ट्रक्ट है, एक सामाजिक संरचना है। सोशियो कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, क्या है? एक सामाजिक संरचना है। अब देखिए, यहां पे अगर इन सब चीजों को समझ ले गए तो जेंडर को समझना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए, बायोलॉजिकली का मतलब है कि शारीरिक रूप से भिन्नता, शारीरिक रूप से भिन्नता मतलब हमारी शरीर की बनावट में मेल या फीमेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये किसके माध्यम से होता है? बायोलॉजिकली। ठीक है, यानी सेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि फिजिकली एक मेल फीमेल से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, या क्या क्या उनमें डिफरेंस है। जो सोशियो कंस्ट्रक्ट है ये बेसिकली एक सामाजिक संरचना है। कैसी है? सामाजिक संरचना है। ठीक है, अब सोशियो कंस्ट्रक्ट है तो इसका मतलब है कि ये सोसाइटी के द्वारा ही निर्मित है, हमारे समाज के द्वारा ही निर्मित है ना। सेक्स क्या है? प्रकृति की देन है। सेक्स क्या है? प्रकृति की देन है, नेचुरल है। और जेंडर क्या है? समाज की देन है। किसकी? हमारे सोसाइटी की। सेक्स में किसी भी प्रकार का नेचुरल तरीके से चेंज नहीं हो सकता है। प्राकृतिक रूप से एक बार चाहे वो मेल है तो मेल ही रहेगा, फीमेल है तो फीमेल ही रहेगा। प्राकृतिक रूप से उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। लेकिन जेंडर में चूंकि ये समाज की देन है, इसलिए समाज अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकता है। यानी कि जेंडर क्या है? परिवर्तनशील है, इसमें चेंजेस पॉसिबल है। लेकिन सेक्स में प्राकृतिक रूप से चेंजेस पॉसिबल नहीं है। इस चीज को समझिए। ठीक है, अब जेंडर और सेक्स को हमने अलग अलग समझ लिया। क्या समझा? ये बायोलॉजिकल है, शारीरिक रूप से भिन्नता को दर्शाता है, और ये क्या है? सामाजिक रूप से भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, समाज में मेल और फीमेल का क्या रोल है ये हमें बताता है जेंडर यानी। ठीक है, अब यहीं से अब देखिए होता क्या है कि जेंडर किसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति हुई? समाज के माध्यम से उत्पत्ति हुई। ठीक है, सोशियो कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। अब समाज के माध्यम से उत्पत्ति हुई तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सेक्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जेंडर जो बना है वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल टर्म को लेके ही बना है कि ये लड़का है और ये लड़की है। ठीक है, तो ये लड़का लड़की का डिसाइड समाज ने कैसे किया? इनिशियली में तो सेक्स को लेके ही किया कि उनका जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं, उनके माध्यम से उन्होंने उनको डिफरेंशिएट किया है। ठीक है, और फिर लड़का क्या करेगा, लड़की क्या करेगी, लड़के का क्या काम है, लड़की का क्या काम है। ये धीरे 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 उनके शायद फिजिकल के माध्यम से, फिजिकली अपीयरेंस के माध्यम से, शारीरिक बनावट के माध्यम से, उनके स्वभाव के माध्यम से समाज ने जेंडर की गतिविधियां, व्यवहार और बोलने के तरीके को निर्धारित कर दिया, और ये अपेक्षा की कि पुरुष क्या करेगा, महिला क्या करेगी। और यहीं से एक चीज का जन्म होता है जिसका नाम है जेंडर रोल। क्या नाम है? जेंडर रोल यानी जेंडर भूमिका। ठीक है, जेंडर समझ में आ गया। और ये जो बायोलॉजिकल टर्म है सेक्स, ये समझ में आ गया
कि इसी के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि लड़के का शरीर कैसा है और लड़की का शरीर कैसा है, दोनों की बनावट में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। अब ये चीज आ गई। अब यहीं से सोसाइटी, जो हमारा समाज है, उसने कुछ भूमिकाएं निर्धारित की हैं कि पुरुष की क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या क्या रोल है उनका, उनका पहनावा कैसा है ना, या लड़की का पहनावा कैसा होगा। ये सारी चीजें जेंडर समाज ने निर्धारित की हैं और इसी को जेंडर रोल कहते हैं। तो अगला हमारा कॉन्सेप्ट है जेंडर रोल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। समझिए, ये देखिए जेंडर भूमिका, ये क्या है जेंडर। अब समझिए, समाज में लैंगिक भूमिकाओं का मतलब है कि पुरुष या स्त्री अपने निर्धारित लिंग के आधार पर बोलने, पहनने, व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। यानी समाज की अभी जो हमने बताया, समाज किसकी अपेक्षा कर रहा है कि उनका जो बायोलॉजिकल टर्म है, यानी सेक्स की वजह से उनका जो लिंग है, जो मेल पर्सन है, जो फीमेल है, उसी के बेसिस पे कि, या फिजिकल अपीयरेंस है। जैसे मेल क्या होता है, मेल का शरीर थोड़ा अधिक मजबूत होता है, फीमेल का थोड़ा, मेल से थोड़ा वीक होता है ना। तो इसी चीजों को लेके कि मेल बहुत रिजिड है, फीमेल क्या है, सेंसिटिव है, इन्हीं सब चीजों को लेके सोसाइटी ने एक कुछ टर्म डिसाइड कर दिए कि जो मेल पर्सन है वो ये करेगा, फीमेल पर्सन ऐसा ऐसा करेगी, ऐसा ऐसा उसका बोलने का तरीका होगा, और यही क्या कहलाता है जेंडर भूमिका। और इसी चीज की अपेक्षा समाज किससे करती है, मेल और फीमेल से, ठीक है। तो क्या अपने निर्धारित लिंग के आधार पर बोलने, पहनने, व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती, यही जेंडर भूमिका है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि जेंडर क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्ट है। सेक्स क्या है, बायोलॉजिकल टर्म है। सेक्स क्या करता है, वो डिफरेंशिएट करता है मेल और फीमेल को बायोलॉजिकली, ठीक है। जेंडर क्या करता है, ये सोसाइटी में डिफरेंशिएट, एक सामाजिक तौर पर डिफरेंशिएट होता है कि मेल क्या है और फीमेल क्या है, ठीक है। अब इसी बायोलॉजिकल टर्म के हिसाब से या फिजिकली बनावट के हिसाब से क्या किया कि सोसाइटी ने ये डिसाइड, समाज ने ये डिसाइड कर दिया कि लड़के का ये काम होगा, बाहर जाएगा, लड़की घर में खाना बनाएगी, ठीक है। लड़का का पहनने का पहनावा ये होगा, लड़की का पहनावा ये होगा। लड़के का व्यवहार लड़की की अपेक्षा रिजिड रहेगा, लड़की का व्यवहार नम्र ही रहना चाहिए। ये सारी चीजें कैसे क्रिएट हुई, ये समाज ने क्रिएट की, और इसी चीज को क्या कहा जाता है, जेंडर भूमिका, ठीक। आई थिंक आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जेंडर भूमिका क्या है, ठीक है। बॉयज कौन से टॉयज खेलेंगे, लड़कियां कौन से टॉयज खेलेंगी, ये सारी चीजें क्या है, जेंडर रोल, ठीक है। अब बात आती है अगले टर्म की, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग क्या है या जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, जेंडर रोल तो अलग चीज है। जेंडर रोल है कि समाज ने कुछ चीजें डिसाइड कर दी है, लेकिन उनमें अगर वो गलत हैं तो उनमें चेंजेस पॉसिबल हैं आगे। हमने पहले कहा जेंडर क्या है, परिवर्तनशील है। सेक्स परिवर्तनशील नहीं है क्योंकि वो प्रकृति की देन है, ये समाज की देन है, ठीक है। लेकिन जेंडर रोल को अपनी समय की परिस्थितियों के हिसाब से उसमें परिवर्तन हो सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जेंडर सेंसिटिविटी। आगे हम पढ़ेंगे कि अगर आपको लग रहा है ये चीज गलत है तो उसमें उस चीज को जरूर उसमें जो भी चेंजेस हो सकते हैं वो समाज को करने चाहिए, लेकिन क्या समाज कर रहा है, इस पे अभी आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता, कि मेल या फीमेल के लिए आम विश्वास और आम धारणा जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव हुआ ही नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा है खाना लड़कियां ही बनाएंगी, खाना लड़कियां ही बनाएंगी, और बाहर का काम लड़के ही करेंगे। ये क्या है, ये जनरेशन बाय जनरेशन ये चीज चली आ रही है ना। तो अब देखिए, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि एक चीज जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है, उसे क्या कहते हैं, जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगर हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें, देखिए, खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर
रोहन की प्रतिक्रिया थी कि मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया नहीं खेलते हैं। लड़के गुड़िया नहीं खेलते, ये चीज समाज के माध्यम से आई है ना। लड़के क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलेंगे, टेनिस खेलेंगे, है ना, या और भी गेम खेलेंगे। लेकिन लड़कियां डॉल खेलती हैं, है ना, या घर घर जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं। बॉयज क्या है? बॉयज को मींस मील में, खाने में कहीं लड़कियों से थोड़ा बेहतर दिया जाता है ना, क्योंकि वो स्ट्रांग है, वो मेंटेलिटी ही बनी है, वो स्ट्रांग है, गर्ल्स वीक है। तो ये क्या है? ये जेंडर रूढ़वादिता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अब जैसे क्या है कि खाना, कुकिंग जो है वो लड़कियां ही करेंगी, ठीक है। लेकिन अब जो कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जैसे क्या है, इंडिया का बेस्ट कुक क्या है? विकास खन्ना। और इंडिया के जो बेस्ट कुक हैं या बेस्ट शेफ हैं, उनमें नंबर 7 तक मेल पर्सन ही हैं। 8th पे आती हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, शिप्रा खन्ना, है ना, 8 नंबर पे आती है शिप्रा खन्ना। अब ये समझिए, अगर अब ये जो चीज हुई है कि जितने भी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ तक हैं सिर्फ वो मेल हैं, तो ये ना कहीं ना कहीं जेंडर रूढ़िवादिता को चैलेंज कर रहा है कि ऐसा नहीं है। जो काम लड़के कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं, और जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के भी कर सकते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? जेंडर इक्वालिटी। आगे देखेंगे, ठीक है। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है कि मेल या फीमेल के लिए आम विश्वास या आम धारणा जो बनी हुई है कि मेल यही काम करेगा और फीमेल यही काम करेगी। एक दूसरे काम वो शेयर नहीं कर सकते, एक दूसरे काम कर नहीं सकते हैं कभी भी। तो ये कैसा है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है। ये बचपन से ही उसके माइंड में डाल दिया गया है कि वो डॉल से नहीं खेल सकता है। बच्चा इस दुनिया में आया, उसके बाद क्या हुआ? आते ही परिवेश ही इस हिसाब से बन जाता है या इन्वायरमेंट इस हिसाब से क्रिएट हो जाता है, उसके जो टॉयज लाने पे, उसके बोलने के तरीके पे, है ना। देखिए, पेरेंट्स जो भी चीजें हैं, लड़कियों से बात करने का तरीका और लड़कों से बात करने के तरीके में डिफरेंस है। जो बच्चा होता है उसको बचपन से ही काफी अगर वो मेल बॉय है तो उसको ज्यादा छूट मिलती है रादर देन गर्ल्स के, है ना। तो इसी छूट के कारण उसकी मेंटेलिटी भी उसी हिसाब से चेंज होती जाती है। उसी का नतीजा है कि वो कह रहा है कि यह खिलौना मुझे पसंद नहीं है क्योंकि इसे लड़कियां खेलती है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायसनेस। अब जेंडर पक्षपात क्या है? देखिए, एक जेंडर के प्रति अधिक झुकाव या वरीयता, प्रेफरेंस, जेंडर पक्षपात। सिंपल सा है डिफिनीशन। जेंडर पक्षपात क्या है कि जब सारे लोग एक जगह बैठे हुए हैं, वहां मेल है, फीमेल भी है, लेकिन हमारा झुकाव या तो फीमेल की तरफ है, हम मेल पर्सन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, या मेल पर्सन की तरफ है, फीमेल को टोटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इस जगह पे क्या हो जाता है? इसे ही जेंडर पक्षपात कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है, सीटेट में क्वेश्चन भी आ चुका है ये, कि क्रिकेट पर वार्तालाप चल रही है क्लास में, तो उसमें एक अध्यापक ने अधिकांशतः बालकों से, किसी भी गर्ल से नहीं, बालिका से नहीं पूछा है, लड़कियों से नहीं पूछा है, अधिकांशतः बालकों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। क्रिकेट की बात चल रही है, क्या क्रिकेट लड़कियां नहीं खेलती हैं प्रेजेंट टाइम में? बिल्कुल खेलती हैं ना। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, क्रिकेट की बात चल रही, तो क्रिकेट क्या बॉयज ही खेलते हैं? उस टीचर के माइंड में ऐसा है कि क्रिकेट की बात लड़कियों से करना बेवकूफी है, क्योंकि वो लड़कियां हैं, वो क्रिकेट नहीं खेलती हैं, ठीक है। तो क्रिकेट पर वार्तालाप चल रही है, उसने क्या किया? एक जेंडर को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया कि उनसे इस चीज का, क्रिकेट का लेना देना ही नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? जेंडर बायसनेस, मतलब कि एक जेंडर के प्रति अधिक झुकाव या वरीयता, वो क्या कहलाता है? जेंडर पक्षपात यानी जेंडर बायसनेस, ठीक है। ये क्या है? जेंडर पक्षपात। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जेंडर समता या जेंडर इक्वेटी। अब देखिए, जेंडर इक्वेटी और जेंडर इक्वालिटी, ये दोनों हम लोग एक साथ समझेंगे तभी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जेंडर इक्वेटी क्या है? व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं, इस चीज को समझिए, क्षमताएं या कमियां अलग अलग हैं,
सभी अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिलना क्या कहलाता है? सभी को अपनी क्षमता के अनुसार अवसर मिलना जेंडर इक्विटी कहलाता है। और इसी को अगर हम जेंडर समानता समझें या जेंडर इक्वालिटी को समझें तो वो क्या होता है कि सभी को, चाहे उनके अंदर कमियां हो, लेकिन हमको उनको परिस्थितियां, अवसर समान देना है। अब ये बताइए, किसी के अंदर कमी है उसको भी आपने सेम अपॉर्चुनिटी दी है, और कोई फुली फिट है उसको भी आपने सेम अपॉर्चुनिटी दी है, तो क्या जिसके अंदर कमी है वो चीज, ये कोई किसी प्रकार का टास्क है, क्या वो कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। ठीक है, तो ये चीज जेंडर समानता और समता है। अगर हम इसको एक फिगर के माध्यम से समझें, ये देखिए, अब इस चीज को देखिए, यहां पे मैच चल रहा है, ठीक है, स्टेडियम में हो क्या रहा है। अब इक्वालिटी को देखिए, ये बच्चा छोटा है, ठीक है, तीनों को स्टूल दिए गए हैं बाहर से, जो लंबा था उसे भी स्टूल दिया गया, जो मिड मतलब उसका लंबाई में था उसको भी स्टूल, और छोटा, तीनों को सेम स्टूल दिया गया है। अब वो देख पाए कोई ना देख पाए, ये क्या कहलाता है? इक्वालिटी। इक्विटी क्या है दूसरी तरफ, कि जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी आवश्यकता है, उसको उस प्रकार के अवसर दिए जाएं। जैसे ये बच्चा, इसकी हाइट ज्यादा थी तो इसको स्टूल दिया ही नहीं गया। इसकी हाइट थी, अगर हम एक स्टूल दे इसको दिखने लगता, इसको एक ही स्टूल दिया गया, लेकिन इसको 2 स्टूल की जरूरत थी। यानी यहां पे सबको समान अवसर नहीं दिया गया, यहां पे प्रेफरेंस ये दी गई कि सारे लोग मैच देख लें, ठीक है। लेकिन इक्वालिटी में क्या है, अवसर समान दिए जाएंगे, भले ही कोई टास्क कंप्लीट कर पाए या ना कंप्लीट कर पाए। इसमें क्या है कि नीड के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, कमियों के हिसाब से, अगर किसी की कमी ज्यादा है तो हो सकता है उसको अवसर ज्यादा दिए जाए, जिसकी कमी कम है उसको अवसर कम दिए जाए। ये क्या कहलाता है? इक्विटी कहलाता है। इक्वालिटी क्या है कि समान अवसर दिए जाएंगे, उसमें क्षमता या कमी को नहीं देखा जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। जेंडर समता और समानता हो गया है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि व्यक्तियों में अलग अलग क्षमताएं या कमियां पाई जाती है, तो उनकी क्षमता या कमियों के अनुसार जब हम उन्हें अवसर प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाता है? जेंडर इक्विटी कहलाता है। और जेंडर इक्वालिटी क्या कहलाता है कि वो क्षमता और कमियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, सबको समान अवसर देना है, समान परिस्थितियों में लाना है, ये क्या कहलाता है? जेंडर समानता। ठीक, अगला देखते हैं। अगला हमारा है जेंडर स्थिरता या जेंडर कंसिस्टेंसी। ये क्या है समझिए, एक शिशु एक समय की अवधि में लिंग यानी सेक्स की भावना विकसित करता है ना। बच्चा छोटा होता है, धीरे धीरे उसके अंदर लिंग की भावना विकसित होने लगती है, और समय के साथ वह यह समझता है कि उसका जैविक लिंग यानी बायोलॉजिकल टर्म की बात हो रही है, सेक्स की बात हो रही है, वो स्थायी है। यानी जो अगर वो लड़का है तो अब वो लाइफ टाइम लड़का ही रहेगा, अगर वो लड़की है तो लाइफ टाइम लड़की ही रहेगी। ये जब वो बच्चा समझ लेता है उसे ही जेंडर कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, अब कोहलबर्ग ने इसके 3 स्टेप बताए हैं। पहला क्या है? जेंडर लेबलिंग, दूसरा स्टेप है जेंडर स्टेबिलिटी, तीसरा है जेंडर कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब बात समझते हैं। जेंडर लेबलिंग क्या है? जेंडर लेबलिंग बेसिकली वो है, इसका मतलब होता है वर्गीकरण। ठीक है, तो जेंडर लेबलिंग का मतलब है जब वो लड़का इस चीज को समझ जाता है, पहचानने लगता है कि हम लड़की हैं या हम लड़के हैं, इसी चीज को जेंडर लेबलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जेंडर लेबलिंग। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में होती है? 3 वर्ष की आयु में, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो ये समझ जाता है कि मैं लड़की हूं, और लड़का अगर है तो वो ये समझ जाता है कि मैं लड़का हूं। अगली बात आती है जेंडर स्टेबिलिटी। ये कब होता है? 4 to 5 ईयर के बीच में। अब जेंडर स्टेबिलिटी क्या है, यानी जेंडर स्थायित्व क्या है?
कि जब बच्चों के अंदर ये भावना आ जाती है कि लड़का है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे वो बड़े होके पापा बनेंगे, लड़की है तो बड़े होके मां बनेगी, ये चीज किसमें आ जाती है? जेंडर स्टेबिलिटी में। यानी वो समझ जाते हैं कि जो बायोलॉजिकल टर्म सेक्स है वो स्थायी है, वो कभी ना चेंज होने वाला है। ठीक है, अगली चीज आ जाती है जेंडर कंसिस्टेंसी। जेंडर कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है, समझिए, स्थिरता का मतलब ये होता है कि बच्चे 6 to 7 ईयर के जब होते हैं तो वो ये चीज समझ जाते हैं, हम अपना चाहे पहनावा चेंज करें, ड्रेसिंग सेंस चेंज करें, ठीक है, ये अपनी गतिविधियां चेंज करें। सपोज लड़का है वो लड़कियों की तरह बिहेव करने लगे, वो लड़कियों के कपड़े पहनने लगे, लड़की है वो लड़कों के कपड़े पहनने लगे, वो लड़कों की तरह खेलने लगे, है ना, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी लड़कों की तरह हो जाए। इन सब होने के बावजूद लड़का या लड़की ये समझ जाते हैं कि उनका सेक्स स्थायी ही रहेगा, यानी पोशाक चेंज करने से, व्यवहार चेंज करने से जो बायोलॉजिकल टर्म उनका सेक्स है वो चेंज नहीं होगा, यानी वो लिंग चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा। इसे क्या कहते हैं? जेंडर कंसिस्टेंसी। ठीक है, बात समझ में आ गई? फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जेंडर स्थिरता क्या है? जब बच्चे के अंदर ये चीज समझ में आ जाती है कि उसका जो जैविक लिंग है यानी बायोलॉजिकल टर्म सेक्स है वो चेंज ही नहीं होना है, वो जीवन पर्यंत सेम ही रहना है, इसे क्या कहते हैं? जेंडर स्थिरता। जब बच्चों के अंदर समझ आ जाती है। अब कोहलबर्ग ने इसी सिद्धांत से रिलेटेड 3 टर्म बताए, जेंडर लेबलिंग, जेंडर स्टेबिलिटी और जेंडर कंसिस्टेंसी। यानी 3 इयर्स की जब एज हो जाती है, जेंडर लेबलिंग का मतलब है वर्गीकरण, यानी कि जब वो जान जाता है, अगर लड़की है तो पहचानने लगती मैं लड़की हूं, और अगर लड़का है वो पहचानने लगता मैं लड़का हूं। स्टेबिलिटी का मतलब है जब उनके अंदर ये चीज आ जाती है कि जो बायोलॉजिकल जैविक लिंग है वो स्थिर ही रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होने वाला है। उनको ये पता होता है कि जो पापा है, जो मेल पर्सन है वो बड़े होके बॉय है वो पापा बनेगा, और जो लड़की है वो बड़े होके माँ बनेगी, ये चीज उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, जेंडर कंसिस्टेंसी का मतलब है कि उनके अंदर ये भी चीज आने लगती है 6 to 7 ईयर्स के दौरान कि हम चाहे अपना पहनावा चेंज, लड़का है वो चाहे लड़कियों की तरह पहन ले, लड़कियों की तरह मेकअप कर ले, लड़कियों की तरह अपनी एक्टिविटीज करने लगे, वो खेलने लगे उनकी तरह, तब भी उनका बायोलॉजिकल जो टर्म है सेक्स वो नहीं चेंज होने वाला है, वाइस एंड वर्सा। और यही लड़की भी सोचने लगती है, हम लड़कों की तरह पहनने लगे, लड़कों की तरह बोलने लगे, लड़कों की तरह बाहर जाने लगे, तब भी उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि ये जो सेक्स है, जो लिंग है, ये चेंज नहीं होगा, ठीक, ये स्थायी रहेगा। इसी को कहते हैं जेंडर स्थिरता। ठीक है, अगले में आते हैं। अगला है जेंडर पैरिटी। अब समझिए बहुत ही क्रिटिकल टर्म है, या कहें बहुत ही इन सारे टर्म्स में उलझाऊ टर्म है। यह पैरिटी का मतलब है, एक तो पैरिटी का मतलब है ये क्या है? स्टैटिस्टिक मेजरमेंट, केवल सांख्यिकी माप, ठीक है, जिसका उपयोग किसी दी हुई जनसंख्या में पुरुषों और महिलाओं के बीच अनुपात को बताता है। मतलब कोई जनसंख्या है, ठीक है, उसी जनसंख्या में कितने % पुरुष हैं, कितने % महिलाएं हैं, यह बताता है। या अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर इस हिसाब से सर्वे हो रहा है कि कितने महिलाएं पढ़ी हैं, कितने पुरुष पढ़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं ना, तो ये भी क्या है? जेंडर पैरिटी है। अब बात ये आती है कि जेंडर पैरिटी इंडेक्स का अगर, जैसे एक जनसंख्या है, ठीक है, एक गांव है, इसमें 200 पुरुष है, 200 महिला है, तो उनका रेशियो कितना आएगा? 1 आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। बट अगर शैक्षिक दृष्टिकोण से देखा जाए, किसी वो पैरामीटर फिक्स करें और उसका मान जो है निम्न आया है, 1 से कम आया है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं पुरुषों को जो संसाधन दिए जा रहे हैं और जो महिलाओं को संसाधन दिए जा रहे हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कमी, यानी पुरुषों को ज्यादा रिसोर्सेज, ज्यादा अवसर प्रदान किए जा रहे हैं और महिलाओं को कम। अगर ये रेशियो कम आता है, रेशियो कम ये दर्शाता है कि दोनों के बीच में गैप ज्यादा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई?
और रेशियो अगर 1 आता है इसका मतलब है जितना संसाधन उनको दिया जा रहा है, अगर ये क्या है, ये इक्वलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर समानता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पैरिटी का मतलब यह है कि पैरिटी इंडेक्स हमें यह दिखाता है कि समाज में पुरुष हो, महिला हो, कोई भी जेंडर हो, उसको समान रूप से अवसर प्रदान करना है, समान रूप से रिसोर्सेज प्रदान करने हैं। ठीक है, ये क्या दिखाता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स। ठीक है, मतलब अगर लेस इसका रेशियो आया है इसका मतलब कि वो समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे रिसोर्सेज या अवसर जो हैं पुरुषों को ज्यादा है और महिलाओं के लिए कम है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, ये एक सांख्यिकी माप है, स्टैटिस्टिक मेजरमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जेंडर पहचान या जेंडर आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, क्या जेंडर पहचान या जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखिए जेंडर आइडेंटिटी है क्या। अभी मैंने बताया कि जो लेबलिंग वाली बात है वहीं से आप समझ जाइए कि जेंडर आइडेंटिटी क्या है। जेंडर आइडेंटिटी मतलब जेंडर पहचान, जब बच्चा पहचानने लगे स्वयं को लड़का या लड़की होने की, उसके अंदर समझ आ जाए, उसे क्या कहते हैं, जेंडर आइडेंटिटी या जेंडर पहचान। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये व्यक्तिगत होता है। ठीक है, क्योंकि लड़का स्वयं को जान रहा है कि मैं लड़का हूं या लड़की हूं। मोस्टली केसेस में क्या होता है, इस चीज को समझिए, मोस्टली केसेस में जो बायोलॉजिकली मेल है वो स्वयं का जेंडर भी मेल ही समझता है। ही समझता है। ठीक है, और सेम चीज भाई, अगर वो बायोलॉजिकली फीमेल है तो स्वयं को फीमेल ही समझती है। मोस्टली केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ये भी हो जाता है कि बायोलॉजिकली तो वो लड़का है लेकिन उसकी फीलिंग्स है ना, और उसका काम करने का ढंग, ये सारी कैसी है, ये फीमेल की तरह होती है। ठीक है, या कोई लड़की है, बायोलॉजिकली तो वो लड़की है लेकिन उसका अनुभव, उसकी अनुभूति, उसका पहनने का तरीका सब लड़कों जैसा है, उसकी एक्टिविटीज लड़कों जैसी है, तो खुद को मेल समझती है और इसे ही ट्रांसजेंडर कहते हैं, है ना। तो 3 चीजें हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है, अगर वो बायोलॉजिकली मेल है, ठीक है, तो जेंडर भी मेल ही समझता है, उसको ये समझ आ जाता है कि बायोलॉजिकली मेल है और हमारे काम भी मेल वाले ही हैं। सेम होता है गर्ल्स के साथ, बायोलॉजिकली गर्ल है तो उनके काम भी वो समझ जाती हैं कि गर्ल वाले हैं, जो सोसाइटी ने डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में हो जाता है कि बायोलॉजिकली टर्म भले मेल या फीमेल हो लेकिन उसके अपोजिट उनकी फीलिंग्स होती हैं, जो हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, तो वो भी क्या है, जेंडर आइडेंटिटी है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है जेंडर संवेदनशीलता यानी जेंडर सेंसिटिविटी। अभी मैंने इसकी शुरुआत में ही बात की थी कि जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, कि जेंडर में भेदभाव व समस्याओं को समझना जेंडर सेंसिटिविटी है। मतलब जेंडर रूढ़िवादिता को रिकॉग्नाइज करना, को पहचानना ही जेंडर सेंसिटिविटी है। मतलब कोई चीज गलत है अगर समाज में, लेकिन समाज ने वो चीज कर रखी है कि नहीं, लड़कियां जो है घर पे ही रहेंगी, वो जॉब नहीं करेंगी, ये क्या है। अगर आपने ये देखा है कि डिफरेंसेस में समाज में चीज गलत हो रही है, उसके बावजूद आप अपनी आंखें बंद किए हुए हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, जेंडर ब्लाइंडनेस। इसी टाइम जेंडर ब्लाइंडनेस को भी समझिए, ये भी टर्म आता है जेंडर ब्लाइंडनेस। मतलब कुछ भी गलत हो रहा हो, ठीक है, बट आप उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। ठीक है, कि लड़की पढ़ना चाहती है लेकिन चूंकि समाज में है कि उसे पहले जैसे होता था कि नहीं, उसे पढ़ने नहीं दिया जाना है, वो घर पे ही रहेंगी, लेकिन उसके बावजूद उसके पेरेंट्स हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, वो आंखें बंद किए हुए हैं कि नहीं ठीक है घर ही पे रहेंगी, इन्हें पढ़ना नहीं है, तो ये क्या है, जेंडर ब्लाइंडनेस है।
सेंसिटिविटी क्या है कि अगर कुछ गलत हो रहा है और आप समस्या को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या है, जेंडर सेंसिटिविटी है। ठीक है, यानी जेंडर को लेके, मेल फीमेल को लेके जो डिफरेंसेस हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है ना, कोई समस्या क्रिएट हो रही है रूढ़िवादिता की वजह से, है ना, तो फिर अगर उसको सुलझाने या समझने की कोशिश की जाती है तो उसे जेंडर सेंसिटिविटी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये जो सारे टर्म्स बताए गए हैं ये समझ में आ गए हैं। ठीक है, अगर कोई टर्म समझ में नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको जरूर दोबारा बताने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, ये सारे टर्म्स एक बार आप लोग रीड आउट कर लेना, पढ़ लेना कायदे से और समझने की कोशिश करना, क्योंकि एक दो मतलब सीडीपी में तो एक दो क्वेश्चन आने ही आने, बाकी पोर्शन में भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। लगभग 3 to 4 क्वेश्चन जेंडर से रिलेटेड पूरे सीटेड में 1 to 5 में हो या 6 to 8 में हो, उसमें ये हो जाते हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हम लोग अगले टॉपिक पे लाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आया होगा। थैंक यू।